ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि मई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट होता है, रिलेट करता है, वहां से ज़्यादा इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देख सकते हैं। बस व्यक्तिगत तौर पर, बस टेक्निकली मेरा ये कहने का मतलब है कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना विशेष है क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, इन सभी का गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति तो मैंने पूरा टॉपिक कवर कर ही लिया, सभी मेष से लेकर मीन तक का। आने वाले टाइम में ये मासिक राशिफल के बाद राहु और केतु की वीडियोस भी आएंगी, पर संक्षिप्त में क्या क्या प्रभाव रहेगा इनकी मैं चर्चा करूंगा ही। सबसे पहले लग्न भाव को देखें तो देवगुरु बृहस्पति 14 तारीख तक रहेंगे, और ये कुछ आखिरी दिन है जब बृहस्पति आपके लग्न भाव में है। वो आपके लाभेश हैं और आपके लग्नेश के साथ अभी भी परिवर्तन योग बनाकर बैठे हैं। तो ये महीना जाते जाते देवगुरु बृहस्पति पहला तो आपको कोई बहुत बड़ा लाभ देकर जा सकते हैं, और इसके साथ ही कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत नया रास्ता, भाग्य कारक हैं, जाते जाते भाग्य सुधारने के लिए कोई बहुत अच्छा अवसर देकर जा सकते हैं। और क्योंकि अष्टमेश भी हैं तो अचानक से नई अपॉर्चुनिटी जा सकती हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। लग्न पर शनि की दृष्टि भी है जो आपके योग कारक ग्रह हैं, तो गुरु का लग्न में होना कुछ दिन, अंतिम दिन उनके परिवर्तन योग और योग कारक ग्रह की दृष्टि, यानी कि ये महीना 14 तारीख तक स्पेशली अपने कई कार्यों को एक नई दिशा और नई दशा दिखाने का है। बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। इसके अलावा अगर लग्न पर देखें तो केतु की दृष्टि है, तो केतु का प्रभाव रहेगा, और केतु के भी कुछ ही दिन है, तो कुछ नया सीखना है, कोई नई स्किल डेवलप करनी है, कुछ पढ़ना है, कुछ नया कोर्स करना है, अपने आप को डेवलप करना है नॉलेज वाइज किसी पर्टिकुलर एरिया में, या आध्यात्मिक कुछ करना है, उसके लिए भी महीना 14-15 तारीख तक का बहुत श्रेष्ठ है। इसके अलावा लग्न पर किसी का प्रभाव नहीं रहेगा 15 तारीख तक, जब तक सूर्य का गोचर नहीं होता। तो इस महीने के पहले गोचर से स्टार्ट करते हैं, वो होगा बुध का, ग्रहों के राजकुमार यानी कि बुध का। बुध 7 मई को राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। बुध जो है वो आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि वृषभ के लिए, क्योंकि एक तो वो आपके लग्नेश यानी कि शुक्र के मित्र ग्रह हैं, और आपके धनेश और लक्ष्मी स्थान के स्वामी, और 12वें घर में चले गए और बैठ गए वो सूर्य के साथ जो उच्च के हैं। तो पहले तो ये बुध आदित्य योग बना, क्योंकि पंचम के स्वामी है, 12वें घर में बैठे हैं, तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे स्टडीज़ के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। बुध आदित्य योग मिलकर छठे घर को देख रहे हैं, दोनों मिला के, तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी। लीगल कार्य बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं, जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए एक अच्छा समय बन जाता है। अगर विदेश में आप हैं तो विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय बन जाता है। ऊपर से यहाँ पे बुध हैं जो चौथे घर से लाभ के और चौथे घर से धन के स्वामी हैं। तो कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी जो आपकी बिक नहीं पा रही थी, यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को बेचने का बहुत अच्छा योग आपका बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। बुध आदित्य योग 12वें घर में बन रहा है, यानी कि आपकी सोच भी थोड़ी अनकन्वेंशनल होगी, तो इसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, थोड़े से खर्चे घर में बढ़ सकते हैं, क्योंकि चौथे घर के स्वामी ऑलरेडी 12वें घर में है और धनेश भी 12वें घर में चलेगी, यानी कि सेविंग्स पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा 14 मई को। वो आपके दूसरे घर में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि धन स्थान में। इन पर मैं विस्तृत वीडियो बना ही चुका हूँ, इसलिए बहुत डीप पे नहीं जाऊँगा। जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है।
तो देवगुरु बृहस्पति अपने आप में धन के कारक है और लाभ स्थान के स्वामी है। एक बहुत उच्चतम कोटि का धन योग अगले 1 साल के लिए आपको मिलने वाला है। इसका असर आपको अभी से दिखेगा। छठे घर पे बैठे हैं तो कोई लीगल केस में पैसे फंसे हुए थे, प्रॉपर्टी केस में पैसे फंसे हुए थे, वो आ सकते हैं। अष्टम को देखेंगे तो अचानक से पैसे कमाने का मौका और एक प्रकार से ऑकल्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, रिसर्च के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा और एंसेस्ट्रल चीज़ों से लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। और उनका 10वें घर को देखना और 10वें घर से 11वें के स्वामी होना और 10वें घर से धन स्थान के स्वामी होना, यानी 10वें से दूसरे के स्वामी होना, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन की वृद्धि भी दिखाता है। एक प्रकार से गुरु का कुटुंब भाव में आना घर में भी पैसा आता हुआ दिखाता है और घर में वृद्धि भी दिखाता है। ये परिवार के जन की वृद्धि भी हो सकती है। तो हो सकता है आपके घर में आपका बेटा है तो उनका कोई संतान प्राप्ति हो सकता है आपका बेटा है तो घर में बहू आए, हो सकता है कि आपके भाई हैं तो उनकी बीवी है। तो मतलब वंश वृद्धि या कहिए परिवार वृद्धि का भी यहाँ पे एक योग बन जाता है और घर में धन का भी आगमन यहाँ पर हो जाता है। तो गुरु का दूसरे घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद गोचर होगा सूर्य का और सूर्य आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। तो सूर्य यहाँ पे कब आएंगे? 15 तारीख को। यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं। तो ये एक प्रकार से प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बना था 15 तारीख तक। तो हो सकता है अगर आप उस प्रोसेस में हैं या आप ये चाह रहे थे कि एक प्रॉपर्टी बिक जाए उसके द्वारा दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लूँ, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बन ही जाता है। और अदरवाइज भी अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो 15 तारीख के बाद बहुत अच्छा टाइम है। सूर्य चौथे घर के स्वामी है जो 10वें से सप्तम के स्वामी बन जाते हैं और दूसरा वो लग्न से सप्तम को देख रहे हैं। तो 15 तारीख के बाद प्रमोशन के योग भी आपके बन जाते हैं क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे उन पर शनि की दृष्टि भी है जो योग कारक ग्रह है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा ये योग बन जाता है। शनि भी क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं और चौथे घर के स्वामी को देख रहे हैं तो ये एसेट्स का भाव भी है। तो एसेट्स की वृद्धि भी यहाँ पर एक प्रकार से दिख रही है। और सूर्य का लग्न में आना एक प्रकार से नाम, पहचान, गुडविल, अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखना, इन सब का कारक बन जाता है। एक अच्छा नाम पहचान बनाने के लिए, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, सरकारी जॉब अप्लाई करनी है, इन सब के लिए बहुत श्रेष्ठ योग यहाँ पर बन जाते हैं। इसका लाभ उठाइएगा। इसके बाद गोचर होगा राहु केतु का। अपने आप में बहुत विशाल टॉपिक है, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा अवश्य। राहु आ जाएंगे 10वें घर में और केतु आ जाएंगे चौथे घर में। और ये कब होगा? ये होगा 18 मई को। अब राहु का 10वें घर में आना विदेश की जॉब, अपने करियर में कुछ बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा है। और एक प्रकार से जो MNC आदि में काम करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। राहु का प्रभाव धनस्थान भी है और राहु का प्रभाव छठे घर पर भी है, दोनों ही अर्थ त्रिकोण है। तो कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव यहाँ से अंकित हो रहे हैं। वहीं चौथे घर में केतु आपकी कोई अपनी प्रॉपर्टी है पुरानी, उस पर कंस्ट्रक्शन कराने का मौका देंगे। और एक प्रकार से थोड़ा बहुत आपके आध्यात्मिक साइड को भी टच करेंगे क्योंकि ये मोक्ष का भाव है। चौथा भाव 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो कई लोगों की एक आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन किंतु परंतु चौथा घर माता जी का है तो माता जी की सेहत पर ध्यान दीजिएगा और अपनी खुद की सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। स्पेशली अगर आपको कोई भी कार्डियक संबंधित प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान दीजिएगा। चौथे घर के केतु कभी कभी अपने निकटतम परिवारजनों से, इमीडिएट फैमिली नहीं कहूँगा, बाकी जो है भाई बहन की फैमिली हो गई, ताऊ चाचा हो गए, उनसे थोड़े से विरोध करवाते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। गाड़ियों पर खर्चा बहुत होता है व्यक्ति का और कभी कभी व्यक्ति बहुत अनहैप्पी रहना शुरू कर देता है। ये केतु की निशानी है। तो अपने इमोशनल हैप्पीनेस पर बहुत काम आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 23 मई को बुध का। और बुध आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे, बहुत शुभ है। एक तो वो आपके धनेश भी हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। उनका लग्न में आना चौथे घर के स्वामी के साथ, यानी कि घर में पैसा आएगा, आपके पास पैसा आएगा और पैसे कमाने के नए अवसर आएंगे। और ये दोनों ग्रह मिलकर बिजनेस के भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को। तो आपके पति या पत्नी का पैसा भी बढ़ेगा, आपको भी बिजनेस में लाभ हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस महीने हो रही है आपके लिए, इन सब का अवश्य लाभ उठाना है। बाकी ग्रहों पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। मंगल आपके तीसरे घर में बने रहेंगे और मंगल नीच के हैं, तो एक प्रकार से एक हिम्मत आपके अंदर पूरे महीने रहेगी कुछ अलग करने के लिए। शुक्र शनि की जोड़ी पूरे महीने रहेगी इस महीने मई में।
शुक्र लग्नेश है, शनि योग कारक ग्रह है और लाभ स्थान में बैठे हैं। यकीन मानिए ये महीना बहुत बड़ा कोई लाभ आपको देकर जा सकता है। बस शुक्र का गोचर 31 मई को होगा, पर क्योंकि वो महीने के एकदम अंतिम दिन में है तो उसको ज़्यादा जो उसका विवेचन है हम अगले महीने के राशिफल में करेंगे। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से। ये महीना एक रिदम लाने का है जीवन में। ये महीना अपने आप ही एक्सेप्ट करने का है कि हाँ हमसे कहाँ गलती हो रही है, उस पर काम करने का है। ये महीना भाग्य का साथ मिलेगा। ये महीना कुछ अलग हटकर करने को है। ये महीना एक आध्यात्मिक स्वरूप भी जगाएगा, वहीं ये महीना भौतिक रूप से भी आपको प्रसन्न करके जाएगा। ये महीना स्टेबिलिटी पर काम करने का है। ये महीना अच्छे साधुजन के साथ, जो ज्ञानवान लोग हैं उनके साथ बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर कुछ सीखने का है। और इसी के भी साथ ये महीना एक प्रकार से अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने का भी है। अगर कहीं पे अटक कर रह गया था जीवन, तो एक नई शुरुआत देने के लिए अच्छा टाइम है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने मानसिक खुशियों पर, अपने इमोशनल हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें जिनसे बहुत ध्यान देना है, जिन पर बहुत ध्यान देना है। अपने डाइट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। फालतू की यात्राएं मत कीजिएगा जहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अपने कार्यों को अधूरा छोड़ा तो बहुत लंबे अटकेंगे। हर चीज़ को सुपर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये थोड़ा वृषभ वालों का एक नेचर भी होता है, हर चीज़ को बहुत वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में अपने ऊपर ही एडेड प्रेशर ले लेते हैं। इन सब चीज़ों से बचेंगे तो ये महीना काफ़ी अच्छा आपका जाएगा। महीना ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी शुभ है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से तो ये महीना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये महीना है जहाँ पर गुरु और राहु दोनों का प्रभाव आपके 10वें घर पर आने वाला है। उस पर चलेंगे, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बुध का गोचर होगा इस महीने, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। बुध 7 मई को आपके 12वें घर में जाकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। अब इसका डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि 10वें भाव से तीसरे में बुध आदित्य योग बना, तो आपके एफर्ट्स में, आपके कम्युनिकेशन में और आपके वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ परफॉर्मिंग सब में एक शुभता, सकारात्मकता और एक प्रोडक्टिविटी दिखने वाली है। ये बहुत अच्छा है। इसके बाद गोचर होगा गुरु का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो होगा 14 मई को। तो 14 मई को गुरु आपके धन स्थान में आके बैठ जाएंगे, जो कि अर्थ त्रिकोण है, करियर का एक भाव है, और यहाँ से उनकी नवी दृष्टि रहेगी 10वें घर पर। तो एक प्रकार से ये करियर में ग्रोथ का टाइम है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो कई लोगों के लिए जॉब चेंज का भी योग यहाँ से बना रहे हैं, और इसके साथ ही करियर में वृद्धि का भी योग बना रहे हैं, क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी हैं और आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। बहुत अच्छा है। अष्टमेश है, तो अचानक से जो लोग जॉब नहीं चेंज करना चाहते, उनके लिए अचानक से कुछ नया मौका अपने कार्य क्षेत्र में करने का, कुछ नए रोल्स निभाने का भी आ सकता है। इसके साथ ही इसके बाद होगा गुरु सूर्य का गोचर, और वो आपके लग्न में आके बैठ जाएंगे 15 मई को। और गुरु क्या है, सूर्य क्या है, आपके 10वें से सप्तम के स्वामी, यानी कि उसकी पूर्णता और रिकॉग्निशन, और वो लग्न से सप्तम को देखेंगे। जैसा मैं सामान्य विश्लेषण में बता चुका हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि अलग, अब बार बार क्यों बताते हैं, हर कोई नहीं देखता अलग अलग सेक्शन, कुछ लोग करियर का ही देख के जाते हैं, तो उनके लिए रिपीट किया जाता है। अगर तो इसीलिए ऐसा नहीं कि बार बार मेरे को भी बताने का शौक है, कई लोग केवल सेक्शन ही देखते हैं, तो उनके लिए बताया जाता है जो केवल करियर पे ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का सप्तम पर प्रभाव है, तो रिकॉग्निशन का एक मौका या प्रमोशन का एक अवसर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा समय है करियर के लिए। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि शनि और सूर्य का मिलन हो गया दृष्टि द्वारा, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि आपके नवमेश है, यानी कि बॉसेस से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, जो आपके परफॉर्मेंस अच्छा होते हुए भी आपकी प्रमोशन को हैम्पर कर सकता है। तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद राहु केतु का गोचर होगा, और राहु, जैसे मैंने कहा है कि ये बहुत बड़े टॉपिक है, तो मैं बनाऊंगा इन पर वीडियो, पर अगर संक्षिप्त में देखें, राहु 10वें घर में ही क्योंकि आ रहे हैं, तो करियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा। विदेश में जॉब ढूंढने के लिए, जॉब में परिवर्तन के लिए, कुछ नया कार्य करने के लिए, स्ट्रीम चेंज करने के लिए बहुत अच्छा है। और जो घर से दूर जाकर जॉब ढूंढ रहे थे, ट्रांसफर चाह रहे थे, क्योंकि साइमल्टेनियसली 4थे घर में केतु आ रहे हैं, तो घर से दूर जाने का योग भी बना देते हैं। तो करियर में राहु का आना और बृहस्पति का देखना, यानी कि आपका 10वां भाव इतना एक्टिवेट हो गया है, कर्म का भाव, तो करियर में कई गुना आगे बढ़ने का मौका जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी अभी आए ही हैं, ऐसा नहीं कि 18 मई को आएंगे तो उस दिन सब कुछ हो जाएगा।
वो काफ़ी चीज़ें कुंडली पर डिपेंड करती है, पर वो एक जो टाइम फ्रेम होता है ना कि हाँ बदलाव लाना है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें अगर आपकी दशा अंतरदशा थोड़ी अच्छी है, प्रत्यंतर अच्छी है, तो अचानक से इसी टाइम पे अगर चल रहा हो तो अचानक से जॉब में चेंज मिल जाएगा। अगर 2-3 महीने बाद का है कुछ तो वहाँ पे चेंज मिलेगा। लेकिन वो जो पटभूमि का है, वो जो टाइम फ्रेम होता है चेंज का, वो यहाँ से राहु ने स्टार्ट आपके लिए कर दिया है। राहु अनकन्वेंशनल है, तो अपने करियर में कुछ बड़े बदलाव लाना है, रिस्क लेने हैं, कुछ चेंज करना है, कुछ नॉर्मल से हट के करना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये एक योग है। आपके जो दशमेश है वो भी लाभ स्थान में उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं, तो करियर में पैसा बढ़ने के योग तो यहाँ पर 100% आपके बन रहे हैं। एक गोचर बुध का भी होगा, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 23 मई को बुध लग्न में आएंगे, और क्योंकि वो आपके धनेश और पंचमेश हैं और दोनों ही मिलकर सप्तम को देख रहे हैं, तो भले ही प्रमोशन ना भी हो, एक आपको इंक्रीमेंट अच्छा इस महीने मिलने के, स्पेशली महीने के अंत तक आते आते बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए करियर के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ का ध्यान देना है कि राहु 10वें घर में आए हैं, पर यहाँ से नीच के मंगल भी देख रहे हैं, गुस्सा बहुत रहेगा कार्य क्षेत्र में, तो समय बहुत अच्छा है। पर अगर वो गुस्सा आया और किसी से बहस हो गई तो अच्छा खासा जो गुडविल बना हुआ है, इमेज बनी हुई है, और मूड भी खराब हो जाता है। एक बार किसी से आपकी लड़ाई हो गई तो एक दिन क्या हफ्तों तक फिर मूड खराब रहता है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, आप देखेंगे उसका कोई शत्रु होता ही नहीं है। चाणक्य जी ने भी अपनी चाणक्य नीति में एक जगह लिखा हुआ है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का कोई शत्रु होता ही नहीं, क्योंकि कभी भी आपका कोई शत्रु होगा ना तो उस पर ऊर्जा जाएगी, आप उसके बारे में सोचेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो कितनी ऊर्जा वेस्ट होती है। तो इसलिए यहाँ पे अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना। विशेष परीक्षण, शांत रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। यात्राओं के योग बन सकते हैं अगर इन्वॉल्व होता है आपके काम में ऐसी चीज़ें, काम आगे बढ़ेंगे। कम बोलेंगे तो बहुत अच्छा महीना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन, कनेक्शंस बढ़ेंगे, बेटर होंगे, प्लानिंग इंप्लीमेंट होगी। बस गुप्त शत्रुओं से बच के रहिए। कई ऐसे लोग हैं आपके ऑफिस में जो बहुत अच्छा आपसे बर्ताव करते हैं, आपके सामने आपके शुभचिंतक भी बनते हैं, पर वही लोग हैं जो आपके विरुद्ध कई काम करते हैं। वो हिडन मोटिव से, हिडन इंटेंशन से, और सब कुछ छुप छुपा के करते हैं। किसी पर डायरेक्टली भरोसा मत कीजिए, काम से काम रखिए, अपने काम में गुणवत्ता बढ़ाइए। आपको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, माहौल अच्छा रखिए, वो काम आता है, पर किसी पर बहुत डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। काम अपना पूरा रखिएगा, काम के लिए बहाने मत दीजिएगा। इस महीने अगर आपने कोई काम पूरा नहीं किया और बहाना देना शुरू कर दिए तो वो और भी चीज़ों को ख़राब करेगा। कभी कभी होता है काम अच्छा नहीं हुआ है, गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लीजिए। लोग क्या करते हैं, काम खराब हुआ और बहाने देने शुरू करते हैं। वो काम जो ठीक हो सकता था, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तब भी वो भी खराब हो जाता है। गुस्सा बहुत रहेगा, मैं बार बार कहूँगा। गुस्सा, ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटमेंट के कारण बहुत बचकानी हरकतें कर सकते हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना अच्छा है। कुछ आखिरी दिन है जब राहु और गुरु मिलकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे। गुरु 14 तारीख तक, तो राहु 18 तारीख तक। तो ये अभी भी टाइम है, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा इसका समय है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के पूरे आपको मौके मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपके सप्तमेश हैं वो भी अपने से नवम भाव में, भले ही नीच के हैं लेकिन अपने से नवम भाव में है और अपने से त्रिकोण भाव में है, तो बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बस क्योंकि सप्तमेश नीच के हैं तो पार्टनर से धोखा मिल सकता है, पार्टनर से नुकसान मिल सकता है, पार्टनर से झगड़े हो सकते हैं। और क्योंकि नीच के मंगल तीसरे घर में है तो कम्युनिकेशन भी अपने पार्टनर से बहुत मेंटेन, न केवल पार्टनर से, जो भी बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉयज़ हो गए आपका, जैसे आप परचेज करते हैं सामान, सप्लायर हो गया, कोई और व्यक्ति हो गया, कोई मिडल मैन हो गया, सबसे बहुत आराम से, शालीनता से बात कीजिएगा। जो पहला गोचर होगा बुध का, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला तो वो सप्तम से छठे में आ गए, यानी कि थोड़े बहुत खर्चे बढ़ेंगे, पर क्योंकि वो सप्तम से 11वें के और सप्तम से अष्टम के स्वामी हैं तो ये खर्चे इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है रिटर्न वर्क पे कुछ हो सकता है लीगल किसी काम पे खर्च हो सकता है नई कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, या फिर क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं तो मे बी कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल होता है वो खरीदने पे आपका खर्चा हो सकता है। सूर्य बुध क्योंकि 12वें घर में बैठकर छठे घर को देख रहे हैं, तो कोई लीगल केस चल रहा था, कोई कॉपीराइट केस था, कुछ और केस था, कोई सिविल केस चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ से टाइम अच्छा है, उसके संबंध में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इसके बाद जो गोचर होगा वो महत्व डालेगा, क्योंकि लग्न से गुरु
14 तारीख को निकल जाएंगे और धन स्थान में आ जाएंगे। अब सप्तम पर से उनका प्रभाव चला गया, लेकिन सप्तम से अष्टम में बैठ गया, यानी कि बड़े काम अचानक से मिलेंगे। आप देखेंगे कि हो सकता है महीने के मध्य भाग के बाद अचानक से बिजनेस में कोई बहुत अच्छा काम, कोई बहुत नया काम आपको देखने को मिल जाए, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाए। और क्योंकि सप्तम से अष्टम में गुरु हैं जो अतिचारी हैं, अचानक से कंसिस्टेंटली नए काम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सूर्य का गोचर 15 मई को होगा, वो आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। और क्योंकि वो 7वें से 10वें के स्वामी हैं, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि नए काम, नए कॉन्ट्रैक्ट, कंसिस्टेंसी। सूर्य है तो सरकार से कोई काम मिल गया, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सरकार से, टेंडर मिल गया सरकार का, बहुत अच्छा। और सरकारी काम जो विलंबित हो रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए भी अच्छा टाइम। इसके बाद राहु केतु का गोचर होगा, उसका भी इम्पैक्ट अवश्य दिखेगा। राहु आ जाएंगे आपके 10वें घर में और केतु आ जाएंगे चौथे घर में। ये 7वें से 10वें में केतु का आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसमें कभी कभी क्या होता है ना, बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़ा सा लेड बैक हो जाते हैं, तो लेड बैक एटीट्यूड से बचना है। सप्तम से चौथे में राहु कहीं ना कहीं आपको नई सोच देंगे, आपके जो है एक थॉट प्रोसेस है अपने बिजनेस को लेकर वो बढ़ेगा। पर क्योंकि 7वें से 10वें में केतु है ना, तो जो थॉट प्रोसेस है वो आइडियाज जो है वो आपके प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना है। अदरवाइज देखा जाए तो ये महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। बुध का गोचर एक और होगा 23 तारीख को, तो वो लग्न में आकर बैठ जाएंगे। और धनेश भी हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। ये लक्ष्मी स्थान 7वें से 11वां भी है, तो कोई बहुत बड़ा पैसा आपको महीने के अंतिम भाग में प्राप्त हो सकता है। बिजनेस के लिए तो महीना अच्छा ही है। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने लग रहा है कि यात्राएं आपकी बहुत होंगी बिजनेस के कारण। अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कीजिए। देख कभी कभी क्या होता है ना, हम अपना बिजनेस एम्प्लॉयज़ पर बहुत डिपेंडेंट छोड़ देते हैं। देखिए आपका बिजनेस है तो आपका ही है, एम्प्लॉय कोई भी है वो आज यहाँ है कल वहाँ है। कभी कभी होता है कि बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, पर यूजुअली बहुत मुश्किल होता है। और अगर अच्छा एम्प्लॉय भी हो वो अपने दृष्टिकोण से सोचेगा, तो अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। कई लोगों के बिजनेस का डाउनफॉल वहीं से होता है जब वो पूरा काम या अधिकतम काम अपने एम्प्लॉयज़ पर छोड़ देते हैं और नज़र जो रखना होता है वो कम कर देते हैं। तो थोड़ी निगरानी बढ़ाइए, मैच्योरिटी दिखाइए, आइडियाज़ बहुत आएंगे जैसा मैंने कहा। हाँ, ये महीना एक और अच्छी चीज़ दिखा रहा है कि कोई हाथ से काम निकल गया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट निकल गया था, वो वापस आ सकते हैं आपके पास। और इसके साथ ही कोई भरपाई किसी नुकसान की भी हो सकती है। कभी आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया तो कहीं और से कोई नया ऑर्डर आ गया, तो जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी हो सकती है। कमिटमेंट बढ़ाइए और एक साइकिल में आइए, एक अपना वर्क साइकिल एक्टिव कीजिए। रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेने। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं तो एक वैकेशन लीजिएगा अवश्य। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टायर्ड हैं, बिजनेस वाले लोग, क्योंकि जो बिजनेस करते हैं ना उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनका काम 365 दिन 24 घंटे 7 दिन होता है। जो जॉब करते हैं उनका एटलीस्ट उनको पता है कि हाँ भी वो अगर 9 बजे जा रहे हैं, 6 बजे छुट्टी, 7 बजे घर, तो उसके बाद और कुछ नहीं करना। जिस दिन वीकेंड है 2 दिन की छुट्टी, और कुछ नहीं करना, बाकी घर के काम करने। जो बिजनेस कर रहा है वो तो 24 घंटे कहीं ना कहीं उसके मन में वही चीज़ चलती है। तो कभी कभी एक वैकेशन बहुत एनवायरनमेंट बहुत रिक्वायर्ड या अनिवार्य हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि आपको एक छोटी सी छुट्टी, छोटी सी वैकेशन अपने लिए प्लान करनी चाहिए। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। जो भी मैंने कहा उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ये महीना अच्छा है, मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। आपके गुरु ही धन स्थान में आने वाले हैं, राहु यहाँ पे आके धन स्थान को देखने वाले हैं। लाभ स्थान में शनि शुक्र रहेंगे ही, शुक्र उच्च के रहेंगे, तो पैसा तो आएगा ही, कोई डाउट नहीं है। इनकम की इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन, शुरुआती 10 दिन अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कुछ करते हैं ना तो बहुत अच्छा है। बीच के 10 दिन भी ठीक है। यहाँ पे एक प्रकार से आपको अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मौका मिलेगा। अंतिम 10 दिन में थोड़ा बदलाव कीजिएगा अगर रेगुलर इन्वेस्टर हैं, या फिर अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी में भी अगर मैं बात करूं, एक तो स्टॉक आदि भी हो गए, वो अलग चीज़ है, तो थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलिए। हो सकता है और भी कई ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो। महीने के अंतिम भाग में थोड़ा केयरफुल रहेगा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। जहाँ तक खर्चे तो बहुत होने वाले हैं इस महीने, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। 12वें घर में ऑलरेडी सूर्य हैं, तो दवाइयों पर, डॉक्टर्स के विजिट पर, अपने आप को हो गया, घर के सदस्यों को लेकर हो गया, सरकारी कार्य बहुत खर्चा होगा, लिखा पढ़ी के कार्यों पे बहुत खर्चा होगा, बच्चों पर बहुत खर्चा होने वाला है, बच्चों की चीज़ों पर बहुत खर्चा होने वाला है।
यात्राएं भयंकर होंगी, बहुत सारी यात्राएं इस महीने होने वाली हैं और अनप्लैंड यात्राएं होंगी, बड़ी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। घर में पेट्स हैं, उन पर बहुत खर्चा होने वाला है। और अ, ऐसा लग रहा है आपने ना बहुत सारे खर्चे समेट के रखे हुए हैं कि अभी ये देख लो, अभी यहाँ ये करवा लेते हैं, बाद में ठीक करवा लेंगे। कई ऐसे आपने ऐसे विलंबित कार्य हैं जो मिलकर इस महीने आपको बहुत तंग करने वाले, यानी कि बहुत अनप्लैंड खर्चे होंगे और बहुत ऐसे खर्चे होंगे जिनको आप अवॉइड कर रहे थे और बड़े रूप में वो खर्चे इस महीने आपको तंग करने वाले हैं। खर्चे काफ़ी होंगे इस महीने। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस कम है, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर बहुत टाइम हो चुका है, इट्स टाइम टू मूव ऑन। नई रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा महीने के मध्य भाग मैं कहूँगा कि 14-15 तारीख से 20-22 तारीख तक, यहीं पर अगर कुछ संभावना दिखती है तो ही आगे बढ़िएगा, वरना ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको सुधार देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं बाकी सारे ग्रहों का ज़्यादा विवेचन नहीं करूँगा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए लव लाइफ के लिए उन्हीं का विवेचन करूँगा। तो 18 मई को केतु निकल जाएंगे पंचम भाव से, ये बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम के केतु रिलेशनशिप में कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम्स देते हैं। इसके साथ ही शुक्र भी अब मार्गी हो चुके हैं, तो उनका भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और बुध भी कहें तो महीने के अंत में, पहले वो 7 मई को यहाँ पे आएंगे, फिर वो लग्न में आ जाएंगे 23 मई को। गुरु यहाँ पे आ चुके होंगे तब तक। सूर्य 15 मई को यहाँ पे आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है जो पंचमेश क्योंकि लग्न में आकर राजयोग बनाएंगे, तो महीने के अंतिम भाग में अपने रिलेशनशिप को और भी स्थिरता देने का आपको अवसर प्राप्त होगा। एक ही चीज़ है बस कि राहु का प्रभाव अभी भी शनि का प्रभाव, शनि और राहु का प्रभाव, राहु भी निकल जाएंगे, राहु का भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा, केवल शनि का ही प्रभाव आपके पंचम पर रहेगा, जो थोड़े से नकारात्मक ग्रह हैं रिलेशनशिप के संबंध में। पर क्योंकि वो भी अभी कुछ इस महीने के लिए तो एटलीस्ट उच्च के शुक्र के साथ हैं, तो उनकी भी जो ज़्यादा नकारात्मकता है वो नहीं दिखेगी। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, स्पेशली 18 तारीख के बाद रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। फिर 23 तारीख को जब बुध लग्न में आएंगे तो रिलेशनशिप को और स्टेडी और स्टेबल करने का अवसर प्राप्त होगा। तो रिलेशनशिप के संबंध में थोड़ा बेटर ये महीना लग रहा है। ओवरऑल कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन अगर मैं दूं तो ये महीना अटेंशन देने का है अपने पार्टनर को थोड़ी अटेंशन ज़्यादा दीजिएगा, उसकी रिक्वायरमेंट दिख रही है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या ज़्यादा चीकी होने की कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा स्लैंग्स या फिर ज़्यादा मुहावरों में बातचीत मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना इस महीने स्पष्ट बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने ऊपर भी ध्यान करना है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करना है। सबसे बड़ी बात है एक ट्रस्ट बिल्ड और एक अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए। खैर आजकल वो बहुत रेयरिटी हो गया है, क्योंकि प्यार आज की डेट में बहुत कंडीशनल है, कोई माने या ना माने बहुत कंडीशनल प्यार होता है। तो वो चीज़ लाने की कोशिश कीजिए कि एक जो आत्मीय कनेक्शन है, एक जो सोल कनेक्शन है दोनों के बीच में जो होना चाहिए रदर, वो डेवलप हो वापस से। ओवरऑल ठीक ठाक महीना दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित महीना है। एक अच्छी चीज़ ये है कि राहु का प्रभाव हट जाएगा सप्तम पे पर से। बुरी चीज़ ये है कि गुरु का प्रभाव भी हट जाएगा, तो गुरु बचा के रखते हैं। हाँ, ये है कि गुरु अष्टमेश है तो थोड़ी अनिश्चितता देते हैं, लेकिन गुरु का काम प्रोटेक्ट करना होता है। अगर ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके मैरिड लाइफ पर चीज़ डालेगी वो बुध का ही गोचर होगा। बुध 7 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे। यहाँ से ना आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू होंगी। 7 मई से आप देखेंगे आप दोनों के बीच में कहासुनी शुरू होगी। फिर गुरु का गोचर हटेगा, 14 मई को आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। ठीक है, सप्तम से अष्टम में है तो थोड़ी स्टेबिलिटी देंगे, पर 15 तारीख को ही सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे। और यहाँ से सूर्य का सप्तम को देखना, यानी कि पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस, कहासुनी, गुस्सा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। इसके बाद जो राहु केतु का गोचर होगा वो इन लॉज के कारण प्रॉब्लम लेके आएगा। आप देखेंगे 18 तारीख के बाद या उसके आसपास थोड़ा इन लॉज के कारण प्रॉब्लम्स आएंगे। और दूसरा, आपके पार्टनर का जो वर्क स्ट्रेस है वो भी मैरिड लाइफ पर प्रभाव डालेगा। तो 18 मई के बाद ये प्रभाव रहेगा। फिर बुध का गोचर, हाँ, बुध के गोचर से थोड़ी सी सकारात्मकता आएगी जो 23 मई को होगा। बुध लग्न में आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि वो आपके एक प्रकार के मित्र ग्रह हैं, धनस्थान के स्वामी, पंचम के स्वामी हैं।
तो वहाँ से थोड़ी कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाएगी, बेटर होना शुरू हो जाएगी। शुक्र भी अब मार्गी हो चुके हैं, उठ चुके हैं, तो वहाँ से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मेनली आप कह सकते हैं कि जो सबसे सेंसिटिव टाइम है ना, वो आपका 15 मई से लेकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो 7 मई से ही आ जाएगी जब बुध का गोचर होगा, पर मोटे मोटे तौर पर देखें तो 7 मई से लेकर 23 मई ये पीरियड मैरिड लाइफ के लिए इस महीने का सबसे कष्टकारी पीरियड है। इसको बहुत आराम से निकालना है आपको। विशेष प्रेडिक्शन, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, नहीं उनको पनपने दीजिएगा, बढ़ने दीजिएगा। इंटीमेसी की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस कीजिए, ठीक कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, छोटी मोटी गलतियों पर बहुत बड़ा रिएक्शन मत दीजिएगा। अपनी केमिस्ट्री पे काम कीजिए। संतान प्राप्ति के अगर इच्छुक हैं तो ये महीने का मध्य भाग तक का टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। और एक दूसरे की ऊर्जा को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि एक दूसरे की ऊर्जा को नहीं समझ पा रहे, इसलिए प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक प्रकार से ये महीना अगर देखा जाए तो ठीक ही है। सबसे पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन ना कम बोलिएगा, अपनी ऊर्जा को बहुत वेस्ट करेंगे यहाँ पे। समय अच्छा है, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन सबसे शुभ हैं एग्ज़ाम्स के लिए। ओवरऑल अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके जो पंचमेश हैं वो 7 तारीख को बुध आदित्य योग बनाएंगे, बुध की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए और भी अच्छा है, और यहाँ से मिलकर वो सूर्य के साथ छठे घर को देखेंगे तो ये और भी श्रेष्ठ है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो गुरु भी 14 मई को आपके धन स्थान में आ जाएंगे, जो पंचम से 10वां भाव है। ये भी एक प्रकार से अच्छा है। जिनको जॉब ढूंढनी है, कुछ इंटरव्यूज़ निकालने हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और शनि शुक्र यहाँ पर अकेले रह जाएंगे कुछ टाइम बाद। राहु भी यहाँ पर 10वें घर में आ जाएंगे। केतु का भी पंचम को छोड़ना विघ्न दूर करेगा। और शनि और शुक्र जो दोनों मिलकर आपके पंचम को देखेंगे, ये बता रहा है कि महीने के मध्य भाग के बाद से 18-20 तारीख के बाद से कई जो आपके अपूर्ण कार्य हैं वो पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना बहुत अच्छा है। सूर्य भी 15 मई को लग्न में आएंगे, और उच्च आपके उनका लग्न में आना, यानी कि कुछ सरकारी एग्जाम है या सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, उसका भी योग 15 मई के बाद बहुत अच्छा बन जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना है। विशेष चीज़ों को डिले मत कीजिएगा, ऊर्जा वेस्ट मत कीजिएगा, ज़्यादा रोमांस के चक्कर में मत पड़िएगा। जब भी थोड़ा दुखी महसूस करें तो किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कीजिएगा जो आपको समझता है। रिबेलियस नहीं होना, विद्रोही नहीं होना, और मैच्योरिटी थोड़ी सी लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सब बच्चे ही होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको लानी पड़ेगी अपने व्यवहार में। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, एक प्रकार से महीना थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मोटे मोटे तौर पर आँखों के रोग, ड्राई आइज़, ड्राई माउथ, डेंटल प्रॉब्लम्स ये तंग कर सकती हैं। इंडाइजेशन बहुत रहेगा। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है और लोअर बॉडी में कोई दिक्कत है, उनकी परेशानी बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन डायबिटीज़ जिनको है प्रॉब्लम होगी, दांतों के रोग, आँखों के रोग बहुत तंग करेंगे। बीच के 10 दिन कार्डियक प्रॉब्लम, गले के रोग, चेस्ट के रोग, कफ रोग, आँखों के रोग फिर से दिख रहे हैं। अंतिम 10 दिन में इन्फेक्शन, फीवर, सर के रोग और जोड़ों का दर्द बहुत तंग करने वाला है। उपाय के स्वरूप में 3 बहुत सरल उपाय करने हैं आपको। दुर्गा देवी के मंदिर में, क्या घर में भी कर सकते हैं, उनको खीर का भोग लगाइए, 4 प्रकार के फलों का भोग लगाइए, 4 घी के दिए अर्पण करके 4 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। महादेव का गंगा जल, गुलाब जल और दूध मिलाकर अभिषेक कर कर ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर कर महादेव को गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करें और पशु की सेवा करें। ये 3 उपाय कर लें, अवश्य महीना आपका श्रेष्ठ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।